अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आप सब लोगों को मलिक अली एकेडमी में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है जनाब? अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिटरमिन अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, दैट इज इट कंटेन्स नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो सबसे पहली शर्त जो है वो क्या है कि रिलेशन जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो हमारी शर्त है वो ये है कि किसी किस्म की कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। एक नॉन की एट्रीब्यूट दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर रहा है, ये चीज कहलाती है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इट इज अ स्टेट ऑफ अ रिलेशन व्हेन अ नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिन्स अनदर नॉन की एट्रीब्यूट। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय की जॉब क्लास है, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर ये तीनों चीजें डिटरमिन कर रहा है। एम्प्लॉय नंबर जॉब क्लास डिटरमिन कर रहा है, एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय नेम डिटरमिन कर रहा है। मगर आप अगर देखें तो एम्प्लॉय नंबर चार्ज पर आवर को डायरेक्टली डिटरमिन नहीं कर रहा, बल्कि चार्ज पर आवर जो डिटरमिन हो रहा है वो जॉब क्लास से हो रहा है। मैनेजर की जॉब है तो मैनेजर के हिसाब से सैलरी मिलेगी, ठीक है। कोई और जो भी जॉब पोस्ट होगी, क्लर्क होगा, सेल्समैन होगा, जो भी उसकी जॉब क्लास होगी तो पर आवर चार्ज उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो चार्ज पर आवर है वो डिटरमिन कर रहा है जॉब क्लास, ना कि एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर जॉब क्लास को डिटरमिन कर रहा है और जॉब क्लास चार्ज पर आवर को डिटरमिन कर रहा है। तो बेसिकली चार्ज पर आवर जो है वो एम्प्लॉय नंबर पे डिपेंडेंट तो है मगर ट्रांजिटिवली है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं है, ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट है की के ऊपर, चार्ज पर आवर। सो दैट इज अ प्रॉब्लम ओवर हेयर, ठीक है। अब हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करें? सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज पर आवर डिपेंडेंट किसके ऊपर है? जॉब क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि जो जॉब क्लास है वो डिटरमिन कर रही है चार्ज पर आवर। जॉब क्लास चार्ज पर आवर डिटरमिन कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करें, ये चार्ज पर आवर जो है वो डिपेंडेंट है, जॉब क्लास डिटर्मिनेंट है, यानी एक नॉन की एक दूसरी नॉन की को डिटरमिन कर रही। तो याद रखिए जो चीज डिपेंडेंट होगी हमें उसको रिमूव करना होगा टेबल से, और जब वो रिमूव होगी तो एज ए रेफरेंस जिस चीज पे वो डिपेंडेंट है उस चीज को भी अपने साथ लेकर जाएगी। जैसे कि अब अगर हम यहाँ पे देखें, हम अगर टेबल बनाएंगे, अब एक नया टेबल बनेगा, जॉब सैलरी। जॉब सैलरी में मैं चार्ज पर आवर लेकर जा रहा हूं और साथ में जॉब क्लास को भी लेकर जा रहा हूं एज अ प्राइमरी की। जॉब क्लास को मैंने अंडरलाइन कर दिया प्राइमरी की बताने के लिए। तो जॉब क्लास इज अ प्राइमरी की ओवर हियर और चार्ज पर आवर इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। और जो ओरिजिनल टेबल है वो अब किस शक्ल में होगा हमारे पास? वो इस तरह से होगा। एम्प्लॉय नंबर के ऊपर एम्प्लॉय का नाम और जॉब क्लास ये दोनों डिपेंडेंट है। तो अब ये जो रिलेशन है इसको हमने इस टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हमने खत्म कर दी। अब जनाब ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम 1 में एक बैंक अकाउंट का टेबल है, इसमें अकाउंट नंबर, एनआईसी, ओनर नेम और बैलेंस ये चीजें मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि एटॉमिक वैल्यूज हैं, नंबर 1। नंबर 2 की आइडेंटिफाइड है, तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है? सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहती है कि तमाम के तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स की के ऊपर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हों। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब क्या था कि अकाउंट नंबर आप दें और उसके अगेंस्ट एक एनआईसी आए, अकाउंट नंबर दें उसके अगेंस्ट एक ओनर नेम आए, अकाउंट नंबर दें उसके अगेंस्ट एक ही बैलेंस आए। तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी फुलफिल कर रहा है। अब हमने देखना है क्या थर्ड नॉर्मल फॉर्म को ये फुलफिल करता है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म की शर्त क्या है कि नॉन की किसी दूसरी नॉन की पे डिपेंडेंट ना हो। अब हम देखना शुरू करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन नॉन कीज हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नॉन की किसी दूसरी नॉन की को डिटरमिन कर रही हो। सबसे पहले हमने देखा एनआईसी, हमारे पास एनआईसी है और ओनर नेम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओनर नेम एनआईसी पे डिपेंडेंट है? यकीनन ऐसा है, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पैदा हो गई। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या बैलेंस एनआईसी पे डिपेंडेंट है या ओनर नेम पे बैलेंस डिपेंडेंट है? अब यहाँ पे उसूल ये है कि बैंक अकाउंट है और एक बंदे के कई बैंक अकाउंट हो सकते, तो हर बैंक अकाउंट में एनआईसी तो एक ही आएगा जबकि बैलेंस अलग अलग होगा। तो एज अ रिजल्ट अगर हम एक एनआईसी देंगे उसके अगेंस्ट 3-4 बैलेंस आ रहे होंगे, अलबत्ता ओनर का एक ही नाम आएगा, बैलेंस 3-4 आ रहे होंगे क्योंकि अकाउंट नंबर भी मल्टीपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनआईसी बैलेंस को डिटरमिन नहीं कर रहा, अलबत्ता एनआईसी ओनर नेम को जरूर डिटरमिन कर रहा है। तो अब ओनर नेम जो है वो ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट हो गया अकाउंट के ऊपर, यानी अकाउंट नंबर बेसिकली एनआईसी को डिटरमिन कर रहा है। और ट्रांजिटिवली क्योंकि एनआईसी ओनर नेम को डिटरमिन कर रही है तो ट्रांजिटिवली अकाउंट नंबर भी ओनर नेम को डिटरमिन कर रहा है। अब इस मसले को हल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है उसको हमें रिमूव करना है, और डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है ओनर नेम। और मैंने आपको बताया था कि डिपेंडेंट एट्रीब्यूट कभी भी अकेला नहीं जाता। अब ओनर जो है, यहाँ पे हमने ओनर के टेबल में ओनर नेम लिख दिया, जिस चीज पे वो डिपेंडेंट था वो एज ए रेफरेंस हमें लाजमी तौर पर लेकर जाना है। ठीक है, तो हमने एनआईसी अपने साथ हम ले गए यहाँ पे, मगर वो ओरिजिनल टेबल में मौजूद रहेगा। तो ओनर का टेबल एक तो बना, और जो ओरिजिनल टेबल था हमारा बैंक अकाउंट का, उसकी अब ये शक्ल हो जाएगी। एनआईसी है, एनआईसी यहाँ पे रहेगा और बैलेंस है। अकाउंट नंबर के ऊपर एनआईसी और बैलेंस डिपेंडेंट है, और ओनर पे ओनर के टेबल में एनआईसी के ऊपर ओनर नेम डिपेंडेंट। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि ओरिजिनल टेबल से जो डिपेंडेंट था हमने उसको तो रिमूव कर दिया। ये देखें ओनर नेम अब ओरिजिनल टेबल में मौजूद नहीं है, बट जो डिटर्मिनेंट था एनआईसी वो ओरिजिनल टेबल में मौजूद है। अब इस प्रॉब्लम का जरा साफ सुथरा सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखनी है। फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या है भाई? अकाउंट नंबर एनआईसी को भी कवर करता है, ओनर नेम को भी डिटरमिन कर रहा है और बैलेंस को भी डिटरमिन करता है। आप अकाउंट नंबर देंगे तो एक ही एनआईसी आएगा, एक ही ओनर नेम आएगा और एक ही बैलेंस आएगा। इसी तरीके से अगर आप एनआईसी नंबर देंगे तो एक ही ओनर का नाम आएगा, एक से ज्यादा नाम नहीं आएंगे एनआईसी के अगेंस्ट। तो टेबल्स पे जब हम जाते हैं तो देखते हैं ओनर के टेबल में एनआईसी और ओनर नेम हमने डाला, और बैंक अकाउंट के टेबल में अकाउंट आईडी, एनआईसी और बैलेंस है। बैंक अकाउंट के टेबल से ओनर नेम हमने रिमूव कर दिया है और रेफरेंस के तौर पर एनआईसी लेकर गए हैं हम ओनर के टेबल में, मगर ओरिजिनल बैंक अकाउंट के टेबल से हमने एनआईसी रिमूव नहीं किया। ऐसा करने की सूरत में हमारा ये जो रिलेशनशिप था इन दो टेबल्स का ये टूट जाता। इसलिए कभी भी डिटर्मिनेंट को रिमूव नहीं किया जाता, हमेशा डिपेंडेंट को रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक स्कूल की डेटाबेस है। हमारे पास कोर्स कोड है, कोर्स नेम है, क्रेडिट्स हैं, स्टूडेंट आईडी है, ग्रेड है, स्टूडेंट नेम है, मेजर कोड है और मेजर नेम है। अब स्टेप्स क्या हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक पहुंचने के? इस वक्त करंटली ये जो टेबल है, ये जो रिलेशन है, ये इस वक्त फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें की डिफाइन नहीं है। जब की आइडेंटिफाइड नहीं होती तो रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं होता। तो ऐसा रिलेशन जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी ना हो उसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ले जाने के लिए ये हमने स्टेप्स डिफाइन किए हैं। इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, आप आराम से इसको 0 से थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई फंक्शनल डिपेंडेंसीज इफ टेबल इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब सबसे पहले हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से हम प्राइमरी की डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में किया था कि प्राइमरी की के जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग लाइन में लिखेंगे और फुल की लास्ट लाइन में लिखेंगे, और फिर उसके ऊपर जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स होंगे वो हर कंपोनेंट के अगेंस्ट लिख देंगे हम। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म यूं हमें अचीव हो जाएगी। और उसके बाद आखिर में
ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हमें रिमूव करनी होंगी अगर कोई होगी तो। अब सबसे पहले हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज डिफाइन करनी है, तो हम कोर्स कोड को देखते हैं कि कोर्स कोड जो है वो किस किस एट्रीब्यूट को डिटरमिन कर सकता है। कोर्स कोड कोर्स नेम को डिटरमिन कर सकता है, बिल्कुल एक कोर्स कोड के अगेंस्ट एक ही कोर्स नेम होगा। इसी तरीके से एक कोर्स कोड के अगेंस्ट जो क्रेडिट आवर्स होंगे वो भी एक ही होंगे, मगर एक कोर्स कोड के अगेंस्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कोर्स पढ़ रहे होते हैं, तो ये कोर्स कोड स्टूडेंट को डिटरमिन नहीं कर सकता। इसी तरीके से कोर्स कोड अकेला ग्रेड को डिटरमिन नहीं कर सकता, क्योंकि हर स्टूडेंट का अलग अलग ग्रेड होगा, तो कोर्स कोड ग्रेड को भी डिटरमिन नहीं कर सकता। कोर्स कोड स्टूडेंट के नाम को डिटरमिन नहीं कर सकता। क्या कोर्स कोड मेजर कोड को डिटरमिन कर सकता है? अच्छा, मेजर क्या चीज होती है? मेजर इस तरह की चीज है, जैसे कहते हैं आप कि ये कोर्स जो है ये इंग्लिश के मेजर से ताल्लुक रखता है, ये कोर्स जो है ये मैथ के मेजर से ताल्लुक रखता है, ये कोर्स प्रोग्रामिंग के मेजर से ताल्लुक रखता है। तो इस तरह का होता है मेजर कोड, कि कोई भी कोर्स किस एरिया से ताल्लुक रखता है, किस मेजर सब्जेक्ट से ताल्लुक रखता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक कोर्स एक वक्त में एक से ज्यादा मेजर डोमेन से ताल्लुक रखता हो। यानी मेजर कोड का मतलब है डोमेन। मेजर नेम जो होगा ना, जैसे डोमेन होता है ना, मैथ का डोमेन है, साइकोलॉजी है, ये मुमकिन नहीं है कि एक कोर्स एक वक्त में मल्टीपल मेजर से ताल्लुक रखता हो। ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप एक कोर्स कोड देंगे तो उसके अगेंस्ट एक ही मेजर कोड रिटर्न होगा। तो ऐसी सूरत में कोर्स कोड मेजर कोड को डिटरमिन करेगा, और इसी तरीके से जब मेजर कोड को डिटरमिन कर रहा है तो डेफिनेटली वो मेजर नेम को भी डिटरमिन करेगा। ठीक है, तो कोर्स कोड हमने कहा कि ये इतने सारे एट्रीब्यूट्स को कवर कर रहा है, कोर्स नेम, क्रेडिट्स और मेजर कोड, मेजर नेम, ये चार चीजों को कवर कर रहा है हमारा कोर्स कोड। हम ये देख सकते हैं कि स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के नाम को डिटरमिन कर रहा है, कोर्स कोड और स्टूडेंट आईडी दोनों मिलकर ग्रेड को डिटरमिन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि मेजर कोड मेजर नेम को डिटरमिन कर रहा है। ये चार हमने फंक्शनल डिपेंडेंसीज आइडेंटिफाई कर ली हैं अपने इस प्रॉब्लम के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम की कैसे बनाएं। प्राइमरी की अब हमने बनानी है, ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ चुकी हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसीज में हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आए हैं? एक हमारे पास आया है कोर्स कोड, एक हमारे पास आया है स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और एक हमारे पास आ रहा है मेजर कोड। ये तीन चीजें आ रही हैं। यहाँ पे कोर्स कोड और स्टूडेंट आईडी दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हमें एक ऐसी की बनानी है जो कि पूरे टेबल को कवर करे, तो इस हिसाब से हमें कोर्स कोड, स्टूडेंट आईडी और मेजर कोड तीनों के तीनों को ले लेना चाहिए की के अंदर। अक्सर लोग ऐसे ही सोचेंगे कि जनाब ये सारे डिटर्मिनेंट हैं और हम इन डिटर्मिनेंट्स को ले लेते हैं, कोर्स कोड भी ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी भी ले लेते हैं और मेजर कोड भी ले लेते हैं। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, मगर यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक हो जाएगी अगर आप ये काम करेंगे, और वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। अब आप गौर से देखिएगा, कोर्स कोड मेजर कोड को डिटरमिन कर रहा है ऑलरेडी। जब कोर्स कोड मेजर कोड को डिटरमिन कर रहा है तो मेजर कोड को की में लेने का कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट आईडी, बिल्कुल स्टूडेंट आईडी हम ले लेंगे क्योंकि कोर्स कोड स्टूडेंट आईडी को तो कवर नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पे कोर्स कोड और स्टूडेंट आईडी दोनों हैं, तो ठीक है, हमने ये दोनों यहाँ पे ले लिए हैं, तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी हम ले चुके हैं कोर्स कोड और स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो अब जो हमारी की बनेगी वो होगी कोर्स कोड एंड स्टूडेंट आईडी। मेजर कोड इसमें शामिल नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि कोर्स कोड ऑलरेडी मेजर कोड को डिटरमिन कर रहा है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ये देखें, कोर्स कोड और स्टूडेंट आईडी हमारी की है, और ये हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अचीव कर चुके हैं। हमने टेबल को की दे दी है, अब हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। अब हमें इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ले जाने का वही प्रोसेस है जो इससे पहले हमने मेंशन किया था, यानी कोर्स कोड एक लाइन में लिखेंगे, फिर स्टूडेंट कोड दूसरी लाइन में लिखेंगे, और फिर तीसरी लाइन में कोर्स कोड और स्टूडेंट आईडी दोनों लिखेंगे, और फिर इनके ऊपर जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स होंगे वो हम मेंशन करेंगे। कोर्स कोड के अगेंस्ट कोर्स नेम, क्रेडिट्स, मेजर कोड, मेजर नेम,
स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट स्टूडेंट नेम और कोर्स कोड और स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट ग्रेड। ये जो इस वक्त हमारे सामने रिलेशन मौजूद है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब हमको इसको थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना है, तो हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि नॉन की दूसरी नॉन की पे डिपेंडेंट ना हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉन की हमारे पास एक ही है, स्टूडेंट नेम। तो जब एक ही नॉन की है दूसरी नॉन की ही नहीं है तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। तो ये ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है ये टेबल। सेकंड टेबल कोर्स कोड और स्टूडेंट आईडी, यहां पे आप देखें ग्रेड एक ही नॉन की है, तो अगेन ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। अब यहां पे आते हैं हम कोर्स कोड के ऊपर। ये जो कोर्स का टेबल है, कोर्स कोड, कोर्स नेम, क्रेडिट्स, मेजर कोड, मेजर नेम, इसको अगर आप गौर से देखें तो हम फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये बात बता चुके हैं कि मेजर कोड मेजर नेम को डिटरमिन कर रहा है। तो जब मेजर कोड मेजर नेम को डिटरमिन कर रहा है तो ये जो मेजर नेम है बेसिकली ये मेजर कोड पर डिपेंडेंट है और मेजर कोड कोर्स कोड पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह से कोर्स कोड जो है वो मेजर नेम को डिटरमिन कर सकता है और कर रहा है, मगर ये ट्रांजिटिवली काम हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा। तो इस मसले को हल करने के लिए हमें अब स्टेप्स लेने होंगे। अब वो क्या है वो हम देखते हैं। अब हमको क्या करना है, मेजर नेम को रिमूव करना है यहां से कोर्स के टेबल से, और इसको एक नए टेबल में हमने डालना है। हम मेजर के नाम से एक नया टेबल बना लेते हैं, उसमें हम मेजर नेम को डाल देते हैं और साथ में मेजर कोड को हमें ले जाना होगा एज ए रेफरेंस, ठीक है। ओरिजिनल टेबल से मेजर कोड को रिमूव नहीं करेंगे, मगर एज ए रेफरेंस नए टेबल में मेजर कोड को लेकर जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखें मेजर नेम मेजर कोड एज ए रेफरेंस आया है, और जो कोर्स का ओरिजिनल टेबल था उसको आप देखिए। अब यहाँ पे देखिए कोर्स कोड, कोर्स नेम, क्रेडिट्स और मेजर कोड, ठीक है। मेजर कोड देख लें यहाँ पे मौजूद है ओरिजिनल टेबल में, और यहाँ पे दूसरे टेबल में एज ए रेफरेंस गया है मेजर कोड, ठीक है। और मेजर नेम यहाँ से रिमूव हो गया है। अब कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब ये रिलेशन हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये फाइनल शक्ल बनेगी हमारे टेबल की थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद। होपफुली ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो बिला झिझक पोस्ट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। अगले लेक्चर में हम वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।